तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का नॉलेज इंजेक्शन में। पैंडेमिक के समय अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है तो वो है एविएशन। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में इंडियन एविएशन सेक्टर ने $8 बिलियन का लॉस इनकर करा है। ना केवल लॉस बल्कि लगभग 40,000 नौकरियां भी गंवानी पड़ी हैं। इवन जब से एविएशन सेक्टर को वापस से खोला गया है, एयरलाइंस वापस से ऑपरेट करने लगी हैं, उसके बावजूद भी जो एक्सिस्टिंग एयरलाइंस हैं वो अपने 50% ऑफ एवरेज कैपेसिटी पर भी ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। यानी कि कोविड से पहले जितने पैसेंजर्स आते थे आज उसके 50% भी टच नहीं हो पा रहे हैं। ना केवल भारत में बल्कि आज की तारीख में दुनिया की लगभग सभी एयरलाइंस अपने सर्वाइवल तक के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। और इसी बीच भारत के बिग बुल यानी कि राकेश झुनझुनवाला जो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो बैक कर रहे हैं एक अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर यानी कि अकासा एयरलाइंस को। आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसे क्या कारण है जिस वजह से मिस्टर राकेश झुनझुनवाला अपनी अकासा एयरलाइंस के लिए इस समय को सबसे बेस्ट मानते हैं। हो सकता है काफी लोग आप सोच रहे होंगे कि ये पैंडेमिक हमेशा के लिए तो चलने वाला नहीं है, कभी ना कभी तो ईज होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का एविएशन मार्केट आसान नहीं है। दरअसल भारत के एविएशन मार्केट को बिजनेस के लिए वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट मार्केट माना जाता है। इसका कारण यह है कि भारत की लगभग सभी एयरलाइंस 100% लॉस में ऑपरेट कर रही हैं। आपने जेट एयरवेज, एयर इंडिया के बारे में सुना होगा, लेकिन इनफैक्ट विस्तारा जैसी एयरलाइंस जिनको भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस टाटाज ने बैक कर रखा है, वो भी पिछले 5 सालों से लॉस में चल रही है। इनफैक्ट अपने पहले साल से लेकर अभी तक लॉस में ही चल रही है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है भारत के अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स यानी कि इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी मार्केट डिसरप्टिव एयरलाइंस। दरअसल भारत के 90% से भी ज्यादा जो हाई ट्रैफिक रूट्स हैं उन पे ये दोनों एयरलाइंस इतने लो कॉस्ट पे पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज कि दूसरी एयरलाइंस अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट काफी केसेस में इनके प्राइस टिकट्स 50% से भी कम होते हैं। तो आखिर इतने हाई कंपटीशन में अकासा एयरलाइंस इतनी कंफर्टेबल क्यों हैं? आखिर क्यों राकेश झुनझुनवाला का यह कहना है कि अकासा एयरलाइंस इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइंस इन द हिस्ट्री होने वाली है? तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। बात करते हैं पहले कारण की। दरअसल जहां पर अभी तक हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वहीं पर अकासा एयरलाइंस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, साथ ही साथ मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हैं, वो फोकस कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के बीच में होने वाले कंपटीशन की। जी हां, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बोइंग और एयरबस दुनिया के कुछ 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। और खास तौर पे बात करें डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भारत में, तो 80% जो फ्लाइट्स है वो इन्हीं 2 कंपनीज के एयरक्राफ्ट पे ऑपरेट करती हैं। दरअसल फिलहाल बोइंग एक काफी बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो ये है। That crashed with 189 people on board. Lion Air flight to India, where a plane went down just outside the capital, killing everyone on board. दरअसल बोइंग का जो 50% से भी ज्यादा का रेवेन्यू है वो जनरेट सिर्फ अपने एक एयरक्राफ्ट के दम पे करते हैं। जी हां, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट पे दम पे, वो है बोइंग 737। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1960s में हुई थी, लेकिन इसके नए नए वेरिएंट्स लगभग हर 10 से 15 सालों के अंदर लॉन्च होते हैं और वो लॉन्च होने के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले कमर्शियली सक्सेस एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक इसी प्रकार से बोइंग ने प्लान करा अपना 737 मैक्स, जो इस सीरीज का सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट होने वाला था और बोइंग को हजारों की संख्या में इसके ऑर्डर्स मिल चुके थे। बोइंग को पता था कि यह एयरक्राफ्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलर होगा पूरी दुनिया में और इसी वजह से सैकड़ों की तादाद में पर ईयर इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट अपने अलग अलग प्लांट्स में बोइंग कर चुका था। लेकिन 737 जैसे ही मार्केट में उतरा, 2018 में इस एयरक्राफ्ट के 5 महीनों के अंदर बैक टू बैक क्रैशेस हुए। जी हाँ, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
इन क्रैशेस के बाद बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट को ना केवल दुनिया में बल्कि भारत में भी बैन कर दिया गया फ्लाइंग से, और इसके जो बैन है उसको रिसेंटली लिफ्ट भी किया गया है। लेकिन पिछले 1.5 से 2 सालों से इस एयरक्राफ्ट पे बैन था, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के कुछ मुख्तलिफ देशों में। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन बैन्स के कारण 2016 में, जी हाँ 2016 में, जहां बोइंग के पास अपने 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के लगभग 837 ऑर्डर्स थे, वहीं पर 90% से भी ज्यादा ऑर्डर्स 2018 में कैंसिल हो गए। वहीं पर 2019 में, जी हाँ पेंडेमिक से पहले, बोइंग के पास अपने 737 मैक्स के मात्र 69 ऑर्डर्स थे, और वो भी उनमें से 50% ऑर्डर्स पैंडेमिक की वजह से बाद में कैंसिल हो गए। जहां पर एयरबस, इनफैक्ट पैंडेमिक से एयरबस भी हिट हुई है, लेकिन एयरबस के पास पुराने इतने ऑर्डर्स एक्सिस्टिंग मौजूद हैं कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इफिशिएंटली रन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बोइंग के साथ है, क्योंकि बोइंग के 737 मैक्स के 90% से भी ज्यादा ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, और इसका असर उनके रेवेन्यू पे देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 737 बोइंग के 50% रेवेन्यू को जनरेट करता है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जहां पर 2016 में बोइंग ने $10.4 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करा था, फाइनल नेट प्रॉफिट, वहीं पर 2019 में बोइंग ने डायरेक्टली $636 मिलियन का लॉस इनकर करा था। कहां 10 बिलियन का प्रॉफिट और कहां 600 मिलियन का लॉस, और ये हम पैंडेमिक के पहले की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जो थोड़े बहुत ऑर्डर्स बचे हुए थे वो भी पैंडेमिक में 80% कैंसिल हो गए, और ऐसे में एक नई एयरलाइंस डायरेक्टली 70 एयरक्राफ्ट का, वो भी बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये बोइंग के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, और इनफैक्ट यही हुआ। और यहां पर जो बायर है यानी कि अकासा, उनको मिली एक्सेप्शनल बार्गेनिंग पावर, जिसकी मदद से अकासा बोइंग 737 मैक्स, जिसकी प्राइस लगभग $100 मिलियन से, वो इनको 50% डिस्काउंटेड रेट्स पे अक्वायर करने वाली है। जी हाँ 50% डिस्काउंटेड रेट्स, यानी कि जो एयरक्राफ्ट उनको $7,000 मिलियन के पड़ने वाले थे, वो अब उनको कॉस्ट करेंगे सिर्फ $3,500 मिलियन, यानी कि ऑलरेडी इतना प्रॉफिट वो और एयरलाइंस के कंपैरिजन में जनरेट कर चुके होंगे। अब इतने लो रेट्स पे एयरक्राफ्ट एक्वायर करने की वजह से जो EMI रेट्स होंगे अकासा के एयरक्राफ्ट के, वो काफ़ी कम होंगे। इनफैक्ट डायरेक्टली 50% कम होंगे दूसरे एयरक्राफ्ट के एयरलाइंस के कंपैरिजन में। लेकिन यहां पर दूसरा सवाल है, ऑलरेडी मार्केट में यानी कि इंडियन एविएशन मार्केट में इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी दो बड़े खिलाड़ी हैं, जिनको मात देना अभी भी अकासा के लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पर अकासा अपनाने वाला है डिसरप्टिव। जी हाँ एग्जैक्टली जो इंडिगो और स्पाइसजेट दूसरी एयरलाइंस के साथ करते हैं, वही यहां पर अकासा इंडिगो और स्पाइसजेट के साथ करने वाला है। क्योंकि अकासा एयरलाइन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी EMI इतनी कम है, साथ ही साथ उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं पर इंडिगो स्पाइसजेट जैसी कंपनीज जो ऑलरेडी लॉस में चल रही हैं, खासतौर पर पेंडेमिक की वजह से, उनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा होगा, और इसी वजह से अकासा अपने अग्रेसिव प्राइसिंग की मदद से इंडिया के सबसे बिजीएस्ट और हाई ट्रैफिक रूट्स पे अपने एयरक्राफ्ट को रन करने वाला है। जहां पर अकासा का मानना है कि उनके जो टिकट प्राइसेस होंगे वो 60 से 70% तक कम होने वाले हैं कंपेयर टू इंडिगो। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एक थर्ड फैक्टर है, वो है खुद इंडिगो एयरलाइंस। जी हाँ, तो एग्जैक्टली इंडिगो एयरलाइंस क्या करती है? इंडिगो भारत की कुछ गिनी चुनी एयरलाइंस में से एक है जो पेंडेमिक के पहले तक प्रॉफिट में रन कर रही थी। उनके पीछे का कारण यह है कि इंडिगो एयरबस की सबसे बड़ी ऑपरेटर है। इंडिगो की जो पूरी फ्लीट है वो सिर्फ एयरबस के एयरक्राफ्ट की है, और इनफैक्ट वो एयरबस के एक काफ़ी बड़े बायर हैं। उदाहरण के तौर पे इंडिगो ने 2011 में 180 एयरक्राफ्ट, 2015 में 250 एयरक्राफ्ट, वहीं पर 2019 में एक रिकॉर्ड 350 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करा था बोइंग से, जिसकी वजह से यहां पर इंडिगो को भी वही बार्गेनिंग पावर मिलती है, जहां पर वो लगभग 60% डिस्काउंटेड रेट्स पे एयरक्राफ्ट एक्वायर करते हैं। अब इंडिगो यहां पर मास्टर स्ट्रैटेजी ये अपनाता है कि इन 60% डिस्काउंटेड रेट्स पे एयरक्राफ्ट एक्वायर करने के बाद
इनको एक लीजिंग कंपनी को लीज करने के लिए देता है। कहने का मतलब ये है कि इंडिगो एक 100 मिलियन का एयरक्राफ्ट 60 मिलियन में खरीदता है। उसी 60 मिलियन में खरीदे हुए एयरक्राफ्ट को 70 मिलियन में एक लीजिंग कंपनी को बेच देता है और फिर उसी लीजिंग कंपनी से उस एयरक्राफ्ट को लीज पर लेता है। अब यहां पर लीजिंग कंपनी को एक बना बनाया एयरक्राफ्ट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स में, और साथ ही बिजनेस भी मिल रहा है क्योंकि इंडिगो उस एयरक्राफ्ट को लीज करने वाली है। तो इस वजह से 10 मिलियन का प्रॉफिट है वो डायरेक्टली एयरक्राफ्ट लीज करने से बना लेती है। अब हुआ ये कि पेंडेमिक में क्योंकि एयरक्राफ्ट लीज पर थे तो जो मेंटेनेंस का पूरा खर्चा था वो सिर्फ और सिर्फ लीजिंग कंपनी को इनकर करना पड़ा, जिस वजह से पेंडेमिक के समय भी इंडिगो की हालत दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले काफ़ी तगड़ी है। लेकिन इंडिगो की ये मास्टर स्ट्रैटेजी तैयार करने वाले फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी अकासा एयरलाइंस को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, मिस्टर आदित्य ने अकासा को ज्वाइन कर लिया है, जो अपने स्मार्ट माइंड से अकासा के साथ क्या क्या कर सकते हैं हम ये सोच भी नहीं पाएंगे। सभी फैक्टर्स के अलावा एक और बड़ा फैक्टर यहाँ पर गेम चेंजर साबित होने वाला है अकासा के लिए। अब वो होगा कुछ इस प्रकार कि जो पार्किंग फीस होती है वो एयरक्राफ्ट या कहें एयरलाइंस के लिए एक सबसे बड़े कॉस्ट में से एक होती है। अब पार्किंग फीस यहाँ पर एयरपोर्ट्स को देनी पड़ती है एयरलाइंस को। अब क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी एयरलाइंस हैं, इनफैक्ट लगभग सभी एयरलाइंस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं 10 साल का, 15 साल का, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा सालों का, जहां पर वो इनके स्पेसिफाइड पार्किंग लॉट्स को इस्तेमाल करती है और उसके अगेंस्ट में पेमेंट करती है। वहीं पर बेंगलुरु एयरपोर्ट में जो नया सेकंड रनवे खुला है, साथ ही साथ जो एक्सटेंशन हुआ है बेंगलुरु एयरपोर्ट का, उसकी वजह से बेंगलुरु एयरपोर्ट में लगभग 70% जो पार्किंग स्पेस है वो अभी खाली है। और इनफैक्ट क्योंकि पैंडेमिक की वजह से नए एयरक्राफ्ट मार्केट में नहीं आ रहे हैं, नई एयरलाइंस तो और भी नहीं आ रही है, ऐसे में अभी उम्मीद यही है कि आने वाले एटलीस्ट 10 सालों तक बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उनकी 50% से भी ज़्यादा की जो पार्किंग स्पेस है वो खाली रहने वाली है। और इसी का फ़ायदा उठाया है अकासा ने, जहाँ पर वो एक काफ़ी हाईली डिस्काउंटेड रेट्स पे उनके पार्किंग एरिया को खरीदने वाले हैं और बेंगलुरु एयरपोर्ट को अकासा इस्तेमाल करेगी अपने सेंट्रल एयरपोर्ट की तरह, जहां से उनकी मैक्सिमम फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली हैं। ये थी भारत के बिग बुल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की मास्टर स्ट्रैटेजी, या कहें अकासा की मास्टर स्ट्रैटेजी, जिस वजह से मिस्टर राकेश झुनझुनवाला अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस एयरलाइंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।